हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक प्रैक्टिस सेट है, मल्टीपल चॉइस मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया था और ये हमारे पिछले टॉपिक के रिवीजन का भी काम करेगा। सो इट्स द रिवीजन टाइम और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। अपना स्कोर आप नोट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें अपना स्कोर बताइएगा। तो अपना स्कोर नोट करें और कमेंट में लिखकर हमें बताएं। चलिए क्विज शुरू करते हैं अपनी। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, अवंतीराज प्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने किस चिकित्सक को भेजा था? बिंबिसार का कौन सा चिकित्सक था जिसे अवंतीराज प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था बिंबिसार ने? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, हम जानते हैं कि जीवक। जीवक था बिंबिसार का वो चिकित्सक जिसे भेजा गया था प्रद्योत की चिकित्सा के लिए, क्योंकि प्रद्योत जो है वो पांडु रोग से ग्रस्त था। दो प्रश्न यहां बनते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? उपनाम क्या था बिंबिसार का? श्रेणिक, एकराट, सर्वछत्रांतक या कुणिक? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा श्रेणिक। ठीक है, एकराट और सर्वछत्रांतक जो है महापद्मनंद की उपाधियां थी। कुणिक किसकी थी? अजातशत्रु की। बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश जिसने की अंत किया था हर्यक वंश का, शिशुनाग, तो उसका अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदशक या उदायन? तो मित्रों इसका निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास के पहले साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित किया जाता है? धनानंद को, महापद्मनंद को, बिंबिसार को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? देखिए धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक है, महापद्मनंद ने साम्राज्य बनाया किंतु प्रथम नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका थर्ड उत्तर जो है ये बिंबिसार, ये सही उत्तर होगा कि पहला साम्राज्य निर्माता जो है हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 जो है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद या शिशुनाग या धनानंद या नंदीवर्धन? ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में देखिए नंदीवर्धन तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, धनानंद अंतिम शासक है नंदवंश का, शिशुनाग वंश का संस्थापक है, नंदवंश का है ही नहीं। तो स्वाभाविक सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा महापद्मनंद। ठीक है, तो इसका आंसर है महापद्मनंद। अगला प्रश्न जो है वह है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? जी हाँ, तो धनानंद चूंकि नंदवंश का अंतिम शासक है और उसका जो काल खत्म हो रहा है वो खत्म होता है 324-23 के आसपास। ठीक है, तो सिकंदर का जो आक्रमण का वर्ष है वो है 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मगध पर शासन कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए पिछले प्रश्न देखिए इसका उत्तर निकल आता है। पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि इसका सही उत्तर जो है वो होगा नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य से आप मिला सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो समकालीन है सिकंदर का। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का जो शासक था मगध में वो था नंदवंश का धनानंद। तो सही उत्तर होगा इसका नंद। प्रश्न संख्या जो है 8, उसका प्रश्न है, अजात शत्रु का दूसरा नाम क्या था? देखिए पिता का बता चुके हैं, अब नंबर है उसके पुत्र का। तो श्रेणिक था, कुणिक था, बौधेय था या था काकवर्ण? ठीक है, तो मित्रों इसका सही उत्तर देखिए श्रेणिक जो है ये पिता का नाम है, बौधेय कहीं नाम नहीं मिलता है, सिर्फ ऑप्शन रखा गया है कंफ्यूज करने के लिए। काकवर्ण जो है कालाशोक का उपनाम था। तो इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से क्या बचता है? कुणिक। कुणिक जो है अजात शत्रु का दूसरा उपनाम था, श्रेणिक उसके पिता का है बिंबिसार का। प्रश्न संख्या 9 जो है वो, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका अर्थात अवंती, अवंती में था चंद्रराज प्रद्योत। ठीक है, तो जब पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा है उन्होंने नोटिस किया होगा, मैंने बताया था कि अवंती जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में है, उज्जैन जिसकी राजधानी था, अवंती महाजनपद की राजधानी था उज्जैन। तो अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड नेचुरली आउट हो जाते हैं। एक ही ऑप्शन बचता है जो मध्य प्रदेश क्षेत्र से यहाँ पे लिखा हुआ वो है मालवा। तो अवंतिका अर्थात मालवा।
प्रश्न संख्या 10, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो हाथियों का प्रयोग जो है सैन्य तकनीक का एक नवीन प्रयोग था सैन्य तकनीक में, और ये सबसे ज्यादा जो पाए जाते थे वो पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं, जो उपलब्ध ऑप्शन है इसमें से, कहां पर, मगध में, है ना। तो कौशल तो नहीं है, मगध इसका सही उत्तर है। ठीक है, मगध जो कि वर्तमान बिहार और झारखंड राज्य का हिस्सा में विस्तृत था उस समय, तो आज भी झारखंड वगैरह में हाथी पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मगध। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक उम्मीद करता हूँ आप करेंगे, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे उसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, राजा खारवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे, वह कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन है आपके चोलामंडलम, कलिंग, कन्नौज और पुरुषपुर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा राजा खारवेल चेदी वंश के, है ना। इनका नाम अभी आगे एक प्रश्न में और आएगा, मैंने ऐसे प्रश्न सेट किया इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका सही उत्तर होगा कलिंग। ठीक है, चोलामंडलम इस तमिलनाडु, तो खारवेल वहां के नहीं थे। कन्नौज नहीं है। ठीक है, कन्नौज का वास्तव में उस समय तो कुछ खास एग्जिस्टेंस भी नहीं था जिस समय की बात हो रही है मगध एम्पायर की। ठीक है, करीब 300-400 बीसी के आसपास। पुरुषपुर, पेशावर, है ना, ये इसका इंपॉर्टेंस कब बढ़ेगा, कनिष्क के वंश के समय, कुषाणों के समय। तो फिलहाल इसका उत्तर होगा कलिंग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, उस गणतंत्र का नाम क्या था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनजातियों के लिए एक संघ था, यानी गणतंत्र। ठीक है, कई जनजातियों का एक संघ था जो गणतंत्र था, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी का बुद्ध का समकालीन, बिंबिसार और अजातशत्रु का समकालीन। तो गांधार एक राजतंत्र था, वज्जी और कौशाली, ये कौशल होना चाहिए था वास्तव में, और है अवंती। तो देखिए, कौशल, अवंती और गांधार तीनों ही राजतंत्र थे, तो एकमात्र संघ जो है वज्जी संघ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अजातशत्रु जो था वज्जियों का शत्रु था, क्योंकि वो गणतंत्र थे। तो वज्जी संघ को नष्ट करने के लिए उसने अपने मंत्री वत्सकार को वहां भेजा था, उनमें फूट डलवा दी थी और फिर नवीन हथियारों का इस्तेमाल करके उसे जीत लिया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वो नवीन हथियारों का नाम क्या था जिनकी मदद से अजातशत्रु ने वज्जियों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, मगध का अंतिम नंद शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो महापद्मनंद, धनानंद, नवानंद और प्रसेनजित। तो देखिए, इसमें महापद्मनंद तो नंदवंश का संस्थापक का उत्तर है नहीं, धनानंद मैं बताता हूँ, नवानंद कहीं ऑप्शन नहीं मिलता, इस तरह का नाम नहीं मिलता, प्रसेनजित कौशल का राजा था, तो धनानंद है वो इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और अंतिम शासक था नंदवंश का। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी किस शहर को बनाया गया था। ठीक है, देखिए उसी शहर की स्थापना पहले की गई, फिर उसे राजधानी बनाया गया, तो पहली राजधानी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। ठीक है, क्योंकि मगध साम्राज्य की जैसे राजधानी पूछते हैं तो स्वाभाविक सा जो उत्तर दिमाग में आता है वो आता है पाटलिपुत्र, लेकिन प्रश्न है कि पहली राजधानी पूछा गया भाई, तो पहली राजधानी थी राजगृह। ठीक है, जिसे बसाया था बिंबिसार ने। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, मगध के किस शासक ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। जी हाँ, दूसरी राजधानी भी आ गई पाटलिपुत्र। किसने ट्रांसफर की, राजगृह बिंबिसार ने बनाया, तो उसे पाटलिपुत्र कौन ले गया। तो प्रश्न है बिंबिसार, उसका पुत्र फिर अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन, फिर अगला शासक है शिशुनाग। ठीक है, तो राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो इसका प्रश्न होगा उदयन। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और वही उसी नए नवीन नगर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, किसके शासनकाल के दौरान वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद या संगीत आयोजित की गई थी। दूसरी, तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कि टोटल बौद्ध संघ की 4 संगीतियां हुई थी, जिसमें से पहली जो हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के काल में। ठीक है, तो और प्रश्न क्या है, प्रश्न है दूसरी बौद्ध संगीति। तो अजातशत्रु स्वाभाविक से नहीं, मैंने बता ही दिया है, उदयन था, शिशुनाग था या कलाशोक था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालाशोक, काकवर्ण, है ना। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, इसी के समय
वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसमें बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, महासांघिक और स्थविर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ठीक है, तो हम जानते हैं कि अजातशत्रु तो महात्मा बुद्ध से मिला ही था, उनका फॉलोवर था। ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक का बौद्ध संघ से या जैन संघ से ऐसा कुछ खास कनेक्शन नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा उदाइन। ठीक है, उदाइन को जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पितृभक्त घोषित करते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं पितृहंता, क्योंकि हर्यक वंश क्या था, पिछला वीडियो याद कीजिए, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते थे। लेकिन जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण उदाइन को जैन धर्म ग्रंथों ने पितृभक्त बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, समकालीन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, उदाइन, बिंबिसार या कालाशोक? ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बिंबिसार, जो है महात्मा बुद्ध का समकालीन थे। ठीक है, फिर याद कीजिए पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को या बौद्ध संघ को एक वन उपहार में दिया था, उस वन का क्या नाम था? अगेन कमेंट बॉक्स में आइए और उसका जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 19, कौन सा ऐतिहासिक स्रोत महापद्मनंद के कलिंग आक्रमण और विजय के बारे में जानकारी देता है? सोर्स क्या है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय हासिल की थी, किस आधार पे ऐसा माना जाता है? तो क्या ये पुराण बताते हैं हमें, या एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख वो बताता है, या जैन साहित्य से मालूम पड़ता है हमें, या हमें मालूम पड़ता है अशोक के शिलालेख से? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये किसका है? खारवेल का, चेदी वंश का था, कलिंग का शासक था। इसके पहले आपने एक प्रश्न शुरू में इसी संदर्भ में किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मगध की सफलता का कारण नहीं था? देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी परीक्षा में आते हैं, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पूरा पढ़ना है और ठीक से पढ़ना है। ठीक है, आपको कारण ये नहीं पूछा गया कि सफलता का कारण क्या था, प्रश्न है सफलता क्या कारण क्या नहीं था, यानी कि 4 ऑप्शंस में से 3 सफलता के कारण होंगे, एक कोई ऐसा होगा जो उनमें से नहीं था। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मगध में लोहे और तांबे के विशाल भंडार थे। मगध की अर्थव्यवस्था दूसरों की तुलना में मजबूत थी। मगध का सौभाग्य था कि उसे योग्य राजा मिले और मगध को विदेशी राजाओं से सैन्य मदद मिली। तो देखिए मगध में लोहे और तांबे के विशाल भंडार थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मगध की अर्थव्यवस्था दूसरों की तुलना में मजबूत थी, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी के और अन्य नदियों के व्यापार पर इसका एकाधिकार हो गया था। दूसरा, अच्छी भूमि होने के कारण, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण कृषि उपज भी बहुत ज्यादा थी, तो अधिशेष का उत्पादन था, जिसके चलते मगध की अर्थव्यवस्था अत्यंत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मगध का सौभाग्य था कि उसे योग्य राजा मिले, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजनीतिक कारणों मैंने आपको बताया भी था कि मगध में जो कई वंश बदले गए, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर वंशों के जो जितने शासक आए वो योग्य शासक थे, जिन्होंने मगध को लगातार आगे बढ़ाया। तो ये तीनों ही कारण सही है। स्वाभाविक रूप से चौथा कारण है कि मगध को विदेशी राजाओं की सैन्य मदद मिली, ये जो है गलत है ना, ये नहीं था। और प्रश्न भी हमारा कि सफलता क्या कारण क्या नहीं था, तो मगध को विदेशी राजाओं की सैन्य मदद मिली, ये जो है ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अर्थात मगध को विदेशी राजाओं से सैन्य मदद मिली। अब मित्रों हम अपने वीडियो के लास्ट में आ गए हैं और 20 प्रश्न हो चुके हैं। किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ प्रश्न मैंने और पूछे थे, उनका जी प्लीज जवाब दीजिए। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, और अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, देखिए लिंक में शेयर कर रहा हूं बगल में, ठीक है, अगली स्क्रीन पर, जिसमें कि आप फिर से पिछले वीडियो को जाइए और देखिए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था। माइंड मैप टेक्निक द्वारा आप सभी जानते हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद और थैंक यू। लास्ट में प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।